धारा को आगे बढ़ाते हुआ कहा कि एक चक्र बना लिया जाए। तो जब चक्र बनाया गया तो ब्राह्मण के पीछे वाल्मीकि भंगी आ गया। तो जब ब्राह्मण ने 90 डंडे मारे क्षत्रिय के, उसने उसके मारे, तो उसके सबसे आखिरी में ब्राह्मण के पीछे भंगी खड़ा था। उसने चूंकि वो 1 डिग्री का था, लिहाजा उसने एक डंडा या एक जूता मारा। तो थाने में अगर जाओगे तो एक जूता मारो तो भी धारा वही लगेगी और 100 जूता मारो तो भी धारा वही लगेगी। तो उसको ये ख्याल आया कि ये तो बड़ी व्यवस्था खराब है। उसने छोड़ने का निर्णय लिया, मगर वो भी छूटी नहीं, धीरे धीरे कम होती चली है। तो इस तरह से ये व्यवस्था जो है हम लोगों को पनपाना है। वर्मा जी के माध्यम से जो संस्कृति दी गई, और राजनीतिक संस्कृति में वर्मा जी ने स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण का सपोर्ट किया कि अगर देश में लोगों को अधिक से अधिक इज्जत मिले, अधिक से अधिक लोगों को सम्मान और अर्थ मिले, तो स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण की व्यवस्था इस देश में हो। देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस देश में पूंजीवाद चल रहा है। जब इस देश में हमारे जैसे तमाम सारे लोग स्टैंडर्डाइजेशन को स्वीकार करेंगे, मानकीकरण को स्वीकार करेंगे, तो देश की परंपरा, व्यवस्था, राजनीति सब बदलेगी। और ऐसे जब लोग पार्लियामेंट में, संसद में पहुंचेंगे, तो इस विचारधारा को, मानववाद की विचारधारा को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मानव एक विकासशील प्राणी है। जैसे किसी बकरी का बच्चा, कुतिया का बच्चा और किसी का बच्चा तालाब में डाल दो, अगर वो 6 महीने का है तो तैर के निकल आता है। मगर इंसान के बच्चे को, अगर 1 साल का भी बच्चा है, अगर उसको पानी में डाल दो तो मर जाए। आदमी ने बढ़ते बढ़ते दिमाग लगाया कि बकरी का बच्चा निकल आता है, कुतिया का बच्चा निकल आता है, मगर मानव का बच्चा जो है वो डूब करके मर जाता है। उसने तैरने की कला सीखी। इंसान ने तैरने की कला सीखी और सीख करके देखा कि हम उस नदी को, तालाब को पार कर सकते हैं, पार कर लिया। इसी तरह से उसने उस पार भी गया। तो विवेक के आधार पर इंसान ने सबसे पहले तैरने की कला सीखी, बुद्धि लगाई। जब विवेक लगाया तो पहली कला सीख पाया, विवेक लगा करके तैरने की कला। उसने सोचा और भी कुछ हो सकता है, तो इस शरीर को नदी से, तालाब से, जाड़े में बचाने के लिए क्या होना चाहिए। तो उसी सोचते सोचते उसने नाव बना डाली। तो लोग नाव से नदी, तालाब इधर उधर पार करने लगे, तो उसका शरीर भीगने से बच गया। जो जल में तमाम ऐसे जीव होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं शरीर को, मानव जाति को, तो नाव से चलने पर जो है उसका शरीर सुरक्षित होने लगा। जब सुरक्षित होने लगा तो मानव ने और विवेक लगाया, और विवेक लगा करके उस पर मानव ने जो है पुल बना डाले, और पुल बना करके समाज का, देश का, विदेशों का सामान ट्रक के द्वारा इधर से उधर जाने लगा। तो नदियों से जो खतरा था वो बचने लगा। आदमी, इंसान जो है बुद्धि लगाता चला गया। बुद्धि लगाते लगाते उसने और कुछ सोचा, नदी का जो पुल बना करके, तो वो जब और सोचा तो वो हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से करने लगा। तो आदमी जो बुद्धि लगाता है, देश के लोग जो बुद्धि लगाते हैं, परिवार के लोग जो बुद्धि लगाते हैं, तो परिवार बढ़ता है, वो देश विकास करता है और संसार विकास करता है। वर्मा जी ने एक संकेत दिया कि मानववाद के आधार को लेकर के ही देश को आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए वर्मा जी ने जो है भाग्यवाद, पुनर्जन्म को जो है नष्ट करने के लिए मानववाद पर तमाम पुस्तकें लिखी हैं। क्योंकि उन्होंने कहा, क्रांति शब्द को कहा कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद पर आधारित वर्ण व्यवस्था की विचारधारा का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण जो इस व्यवस्था को स्वीकार करता है, चाहे वो पटेल हो, चमार हो, कुर्मी हो, धोबी हो, अय्यर, गढ़िया, कोई भी हो, और वो लोग तो स्वीकार ही करते हैं। तो ये सब पाखंडी लोग, ब्राह्मणवादी लोग हैं। इसलिए हमको वर्मा जी की बात को मानना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो भी महापुरुष हुए हैं उन पर अड़चने लगाई गई, पढ़ने पर भी अड़चने लगाई गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब इस देश में संविधान बनाने की बात आई तो ब्रिटिश सरकार थी, सर स्टेफन क्रिप्स, 1900
42 में जब बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू, पटेल और गांधी को काले पानी की सजा दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय लेबर मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा ये न्याय के विपरीत है, ये सिद्धांतों के विपरीत है, और ब्रिटिश सरकार से बाबा साहब लड़े और नेहरू, पटेल और गांधी को काले पानी की सजा से मुक्ति दिलाया। जब ये बात हुई तो कृष्ण नाराज हो गया डॉक्टर अम्बेडकर पर, और उसी समय संविधान बनाने की घोषणा कर दी। इनके जो 17 मेंबर चुन करके आए थे उनको भी निरस्त कर दिया गया, मगर बाबा साहब नहीं माने। नहीं मानने पर क्या हुआ कि बाबा साहब आगे बढ़ते, उस जब बेवेल ने घोषणा कर दी कि संविधान सभा गठित होनी है, और संविधान सभा गठित होने के लिए देश में अपने अपने लोगों को आप स्थान चयनित करिए। जब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आया तो 1943 में लोगों ने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना था, उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बाबा साहब भी पहुंचे और लोगों पर विचार किया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर को कहां से संविधान सभा में लाया जाए। बम्बई के लिए रास्ता तय किया गया, मगर बम्बई ने कहा बाबा साहब हार जाएंगे। उसी समय जोगेंद्र नाथ मंडल ने 2 प्रतिनिधि दिल्ली भेजे थे उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बैठक। वहाँ पर बाबा साहब भी थे। वो जो 2 प्रतिनिधि गए कि मंडल जी ने हमको यहाँ भेजा, अगर बाबा साहब बंगाल से लड़ना चाहते हैं तो हम सादर उनको आमंत्रित करते हैं, बाबा साहब बंगाल से लड़े। कमेटी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने पर बात तय हो गई, मगर जब बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाने का चुनाव का मामला आया तो उस समय कांग्रेस ने पाबंदी लगा दी बंगाल में, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था बंगाल का, और वहाँ पर बम्बई में अधिवेशन हो रहा था। बंगाल के प्रेसिडेंट से कहा गया तुम यहाँ नहीं आओगे बम्बई, डॉक्टर अम्बेडकर को किसी भी तरह संविधान सभा में ना पहुँचने दिया जाए। ये पाबंदी लगा दी गई, वो वहाँ नहीं आया, और डॉक्टर अम्बेडकर पर जो है पाबंदी लगाने के लिए मगर जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के सारे मिल करके वहाँ जो है नामांकन कराया, और जब 16 जुलाई 1946 को संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वोट पड़े, और 20 जुलाई को बाबा साहब अम्बेडकर 1946 को जब से जीत करके आए, तब वो संविधान सभा पे थी। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप लोग वर्मा जी की पुस्तकें, चौधरी महाराज सिंह भारती की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे और महापुरुषों की पुस्तकों को नहीं अध्ययन करेंगे तो क्रांति नहीं आएगी। हम इन राजनीतिक दलों में और इन देवी देवताओं में उलझे रहेंगे। हम ज़्यादा ना कह करके हम अपनी बात को यहीं रोकते हैं। जय अध्यक्ष, जय शोषित, जय क्रांति। धन्यवाद। हिंदुस्तान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, वर्मा जी के बारे में और भारती जी के बारे में नाम लिए और उनके साहित्यों के बारे में चर्चा। आप अरे चौधरी लंच में कितना टाइम है आपके? आ गया। लंच करा दीजिए, उसके बाद भी बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए लंच कर लें और उसके बाद जय अध्यक्ष, आज महात्मा रामस्वरूप वर्मा जी की क्रांति दिवस के रूप में जयंती मनाई जा रही है। हम सब लोग यहाँ पर वर्मा जी के सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय था, आज विचार होना चाहिए सामाजिक न्याय का, कि सामाजिक न्याय किस तरीके से समाज में पैदा हो। जैसा कि हमारे रावत जी ने बताया बहुत डिटेल से कि हम जयंती तो हर साल मना सकते हैं, एक जगह मना सकते हैं, एक स्कूल में मना सकते हैं, कहीं भी मना सकते हैं। और जब तक हम सामाजिक न्याय के बारे में जो वर्मा जी ने चिंतन किया था, जो बहुत सी ऐसी पुस्तकें वर्मा जी ने लिखी है, उसके बारे में सामाजिक, पहले बात तो जो बराबरी का हमारा सोशल जस्टिस है, जैसे खान पान, उठन बैठन, बोल चाल की भाषा, हमारे समाज में बराबरी जब तक नहीं होगी तब तक हमारा समाज आज 6773 जातियों में बांट दिया गया, जबकि जातियाँ से हम लोग बढ़ गए और सोशल जस्टिस हमसे दूर होता चला गया।
जातियाँ बनी, बहुत सारी ढेर जातियाँ इस दुनिया में बन गई, अपने इंडिया में बन गई। और वर्गीय जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण से हटा करके हमें जातियों में बांट दिया गया। तो अगर हम आज वर्ग समूह में होते तो हमारी जातियाँ कम होती और हम सामाजिक न्याय के बारे में जान सकते। आज हम गाँव में जाते हैं, जो हमसे पिछड़ा है, दलित है, वो जमीन में बैठता है, हम आज कुर्सी बैठते हैं, वो जमीन में बैठा है। ये हमारा सामाजिक न्याय नहीं है। जब तक हम उसे अपने बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तब तक हमारा इस समाज में कोई सामाजिक न्याय नहीं आएगा। और सामाजिक न्याय आएगा कैसे? बाबा साहब ने बताया था, शिक्षा वो शैली का दूध है जो PS उड़ावेगा। तो बात ये सही है। उसी के आधार पर महामना राम सुब्रह्मा ने, जो उत्तर भारत के मिनी अम्बेडकर कहलाए गए, उन्होंने शिक्षा के बारे में नई अपनी शिक्षा नीति के बारे में उल्लेख किया। समाज में किस तरह के शिक्षा मिली। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, हमें ये 80% लोगों के पढ़ाया गया, लाठी लेकर भालू आया और गधी ले गया गान, राजा भगीरथ के जटा से गंगा। जो हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोगों को 80% लोगों को आज गांव में यही पढ़ाया गया। बताइए, हम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन सकते थे? नहीं बन सकते है। और जो यहाँ के 15% निवासी थे, उन्होंने तार्किक ज्ञान, बुद्धि अर्जित करके डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बने और विदेशों में पढ़ने गए, पैसा था उनके पास, और उन लोगों ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के माध्यम से टेक्निकल एजुकेशन दिला करके विदेशों में भेजा, पढ़ाया लिखा। आज जो है वही तो सबसे बड़े संभ्रम है भाई। संभ्रम क्या है? जो फॉरवर्ड को है उससे क्या बनवाता है? जो सबसे ताकत हो, जिसके बाद पैसा हो और पढ़ा लिखा हो और अच्छी नौकरी हो, IAS हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक हो। आज हम लोग पे चलते चले गए और बराबरी का न्याय, जो सोशल जस्टिस, वो हमसे दूर होता चला गया। जब तक हम सोशल जस्टिस पर चिंतन नहीं करेंगे, हम अपने गांव में समाज के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाएंगे, तब तक हमारा विकास और शिक्षा। आज चाइना में जाएगी, चाइना 1948 में आजाद हुआ। आज चाइना का व्यापार भारत में $60 अरब का है। हम लोग कहाँ हैं? बहुत पीछे है। आज हमारे देश की मुद्रा क्या नाम, जो डॉलर है, 27 रुपये पहुँच गए। तो हमारी देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही है धीरे धीरे करके। और जब तक हम लोग अपने बच्चों को तकनीकी ज्ञान नहीं देंगे और शैक्षणिक ज्ञान नहीं देंगे, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं होगा। बराबरी जब ही आएगी जब हम शिक्षा विकास करेंगे, और तभी हमारी बराबरी आएगी। और समाज में जब पढ़े लिखे लोग होंगे, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे भी कोई समाज हो, हमें शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है। महामना वर्मा जी ने शिक्षा के बारे में बहुत बड़ी नीतियाँ दी हैं। जैसे जिस तरीके से समाज में उन्होंने तमाम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इस तरीके से तमाम चिंतन करके अपनी पुस्तकें लिखी, उसमें निरूपण किया, उल्लेख किया है। उसी तरीके से शिक्षा में जब तक हम तकनीकी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकेंगे, तब तक हमारा कोई ज्ञान, आगे विज्ञान नहीं कर सकता। और भारत की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि इतनी शिक्षा माफिया यहाँ पैदा है कि गरीब का बच्चा शिक्षा अर्जित नहीं कर। और इतनी महंगी कर दी, जो पैसे वाले को नहीं पढ़ा पाएंगे, गरीब आदमी बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएगा। हमें मालूम है, हमारा एक पोता है जयपुरिया पढ़ता है, कक्षा 3 में है, उसकी फीस 7,000 रुपये। बताइए, हमने लड़के ने कहा कि भैया 7,000 रुपये कैसे देते हो? क्या ना, पढ़ाना है तो देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम कहा ठीक है, चलिए भाई। और तो हमने कहा कि इससे तो काम चलने वाला भैया, जब सभी शिक्षा, बाबा साहब ने संविधान में लिखा है फंडामेंटल राइट, धारा 340, 41 सारे उन्होंने 51 को सब मेंशन किया, दुनिया की हर चीज़ें बताई, धर्म क्या है, धर्म की राजनीति क्या, सारी चीज़ें बताई उन्होंने, मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट दिया, आर्टिकल 14 से लेकर के 21 तक, उसमें सारा उन्होंने उल्लेख किया कि जब तक शिक्षा, हमारी पढ़ाई सस्ती होगी, हमारी दवाई सस्ती होगी, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय जय। धन्यवाद। 1975 की बात है, 75 या 76 ऐसी ही है, कानपुर में मनुस्मृति की होली जलाई, जिसमें रामस्वरूप वर्मा सहित 129 लोग मुस्लिम बनाए गए। और उसी समय गोरखपुर में भी जलाई गई 1979 में। और कमलापत त्रिपाठी ने मुकदमा चलाने की परमिशन नहीं, जो लोग कर्मचारी थे सस्पेंड हो गए थे, उनको कोर्ट जाने की परमिशन नहीं। बहुत इस पर संघर्ष हुआ
लेकिन परमिशन नहीं है। और देशद्रोह का आरोप लगाया गया था कि ये लोग देशद्रोही हैं। मनुस्मृति वही स्थिति इस समय बन रही है, मनुस्मृति का संविधान लागू करने की। और आज भी लोग जान करके पढ़ करके भी मनुस्मृति जलाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अभी जसपाल सिंह साहब ने और 5 लोगों ने यहाँ वृंदावन कॉलोनी में 5-7 लोगों ने रामचरितमानस चलाया था। जसपाल जी और एक कोई यादव थे और 5 लोगों ने मिलकर के वृंदावन कॉलोनी में, और वो लोग ओबीसी महासभा वाले 5 लोग थे, उसमें ज़्यादा नहीं थे, वो सबको गिरफ्तार किया। और ये लोग किए जो 5 लोग मिल के किए थे उसको हमारे चौधरी साहब अकेले कर दिए थे। जो 5 लोग और 50 लोग 1000 लोग नहीं कर पाए थे उसको चौधरी साहब ने अकेले कर दिया था। और वो भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो कानून बनाने वाली संस्था है उसके सामने कर दिया। तो उसका कारण ये था, कुछ लोग कहते हैं गलत जलाया, कुछ लोग तो कहते हैं सही जलाया। दरअसल में अज्ञानता के कारण सही गलत का निर्णय होता है, और ज्ञान ना होने के कारण ये सब बातें हुआ करती हैं। देखिए चौधरी साहब आगे आपके यही लोग हैं, तो ये लोग अब आगे हैं, ये आ गए हैं, सामने खड़े हैं, तो सबको बैठा के इसी समय लंच करा दीजिए। सब आ गए हैं, है ना? ठीक है ना? अब लंच करा दीजिए। और सभी लोग लंच कर लें और ये सब अपने जगह बैठे रहेंगे। चौधरी साहब, चौधरी साहब हटवा दीजिए किसी से, सब जगह अपने लोग बैठे रहे सब। मैं ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूँ जो तमाम का अपना एक चैनल भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, और समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। सारा समाज के वो रहनुमा भी है, और तमाम संस्थाओं में जा कर के वो लोगों को बताते भी हैं, उनको विचारों को फैलाते भी हैं। शेरी एहसानुल हक मलिक, मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो आए। और ये बहुत पुराने व्यक्ति हैं ऐसे जो तमाम संगठनों से जुड़े हैं, तमाम जगह जाते रहते हैं, तमाम जगह लोगों से मिलते रहते हैं। एहसानुल हक मलिक। महामना रामचंद्र वर्मा जी और उन तमाम महापुरुषों को मैं नमन करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मित्रों, हम सैकड़ों साल पहले जाएं और जो हमारे महापुरुष आके हमको जो विचार दिए, अगर हम उसको सही तरह से पालन किए होते, उनके विचारों को बक्से में न बंद किया होता, तो आज यहाँ इस देश का मूल निवासी शासक। हम 85% की बात करते हैं, लेकिन शर्त तब आती है जब 3% के आगे कटोरा लेके हम ठीक मानते हैं कि हमारी ये मांग है, हमारी वो मांग है। तो ये हमारी जो असली ताकत है उसको हम पहचानने के लिए कभी हम धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम से, कभी हिंदू मुसलमान के नाम से, कभी मंदिर मस्जिद के नाम से जब हम भटकते हैं तो हमारा सैकड़ों या 50 साल हम पीछे जाते। आज इस देश की कुल राष्ट्रीय संपत्ति और सत्ता पर मूल निवासियों का कब्जा होना चाहिए, लेकिन 10% के लोग सारी संपत्ति, सारी सत्ता पर उनका कब्जा है। आज अगर आप न्याय के लिए कोर्ट में जाएंगे और अगर आप मूल निवासी है, दलित है, पिछड़े है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। सैकड़ों साल आपको लग जाएंगे उस
मुकदमे में, और जब रिजल्ट आएगा तो आपके पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि 100% सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगभग उन्हीं का कब्जा है। तो आप उससे भी वंचित हो चुके हैं। जहाँ तक आर्थिक सवाल है आपका, उसको इसलिए इस तरह से घेर दिया गया है कि उस घेरे से आप बाहर न निकलें। आपकी जमीनों पर उनका कब्जा। तो अब ये समय आ गया है कि मूल निवासी एक मंच पे आए, एक बैनर के साथ आए, और जो राम स्वरूप वर्मा जी का एक मिशन था क्रांति, जब तक वो नहीं आएगी तब तक ये इसी तरह का देश चलता रहेगा। हमने अंग्रेजों को भगाया, और जब अंग्रेज जाने लगे तो सारे अंग्रेजों की सत्ता छोड़ गए। आज उससे भी बदतर हालत यहाँ है हो रही है। आज जो थोड़ी बहुत शिक्षा है वो अंग्रेजों की थी, और वो इसको हर स्तर से समाप्त कर देना चाहते हैं और समाप्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर हम नहीं जागे तो हमारा क्षण भी चला जाएगा। पूरी उनकी प्लानिंग, और हमारे एमपी और एमएलए विधायक विधानसभा में बैठ करके हमारे ही खिलाफ जो प्रस्ताव आता है उसका समर्थन करते हैं। हमें 2027 में मैं सोच रहा हूँ एक मिशन चलाऊं कि इस तरीके के जो वर्तमान विधायक रायपुर से विकास माइनॉरिटी के हैं उनको हराया जाए, ताकि उनको एक सबक मिले कि अगर हम इस निवासियों के साथ नहीं खड़े हो जाते हैं तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ा दुखदायी है। दोस्तों, लगातार कोशिशें हर चीज से होती रहती है। अभी विधायक जी ने मोहम्मद साहब के बारे में बताया, इस्लाम के बारे में थोड़ा जिक्र किया जो मैंने कुरान का मुताला किया। विधायक जी, मैं आपको बताऊं, इस्लाम का पहला कंसेप्ट है इत्तेहाद, एकजहती। वहाँ एकजहती नहीं है। आज अगर कायदे से जनगणना हो जाए मुसलमानों की तो इस देश में 40 करोड़ से कम नहीं है, लेकिन उनके 40 करोड़ रास्ते से विधायक जी अलग अलग हैं। एक ताकत है, लेकिन ये कहाँ उलट के रह गए। जब हम, जैसा कि आपने कहा कि शेख सैयद मुगल पठान, जब ब्राह्मण या ठाकुर लोग जब इस्लाम धर्म अपनाए तो उन्होंने खास करके कुछ जात की बात कही। तो जिस तरह मनुवाद में लोग यहाँ बैकवर्ड और दलित का शोषण कर रहे हैं, ठीक उसी तरह हमारे यहाँ भी मुसलमानों में शोषण जरूरत है। इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट नहीं हो पाए तो हजारों साल जो व्यवस्था चली आ रही है इसको हम तोड़ लेंगे, और कहीं ना कहीं आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कहीं कहीं राम स्वरूप वर्मा जी का जो एक सपना था उसको आपको पूरा करना होगा। अगर वो सपने को नहीं पूरा कर पाएंगे आप तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। वो एक बेहतर न्याय व्यवस्था चाहते थे, वो सामाजिक न्याय के पश्चात थे, वो उपेक्षित पीड़ित समाज के हमदर्द थे, वो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो जानते क्या भारतीय थे, और उनका एक ही सपना था कि हमारे जो पीड़ित उपेक्षित लोग हैं उनको न्याय मिले, उनको इस मुल्क में भागीदारी मिले। तो मित्रों, हम बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे, इस तरह मैं कह के अपनी बात समाप्त करूँगा कि अगर आप अंधेरे से उजाले की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप गुलामी से आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेना होगा और इस पूरे निजाम, इस पूरे सिस्टम को बदलना होगा। अगर जब तक आप नहीं बदलेंगे इसी तरह घुट घुट के मरते रहेंगे। जय भारत। दूसरा जो बोलो नहीं बोलेंगे, तबीयत उनकी भी नहीं है। धन्यवाद मलिक साहब, आपने जिस वर्मा जी के जन्मदिन उनके विचारधारा
के संबंध में बताया और इसके दूरगामी परिणाम भी बताया। अब समझिए आप, अब देखिए अरे वो काम है गला खा नहीं छुड़ा ले गला खा गला और काम है तो छुड़ा ले। आप देखिए, मैं कामरेड छोटेलाल जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और वर्मा जी ने भी यही हाल कहा था, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से दुनिया बर्बाद। आप साम्यवादी विचारधारा के हैं, आए और भारत के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखेंगे वर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर। कामरेड